दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे कभी भी विश्व में हमारे युद्ध हुए हैं किसी दूसरे देश से, और चाहे पर्सनल लेवल पे किसी से हमारे टकराव हो या युद्ध हुआ हो, युद्ध तो नहीं बोलेंगे लेकिन पर्सनल टकराव हो, उसका परिणाम भले किसी के भी पक्ष में रहा हो, लेकिन अंततः वो दोनों के लिए नुकसानदायक रहा है। ऐसे ही जब हमारे स्टेट ऑफ नेचर के पहले लोग रहते थे तो वो एक साथ मिलकर रहते थे और उनके भौतिक सुविधाएं और उनकी डिमांड बहुत सीमित थी। ऐसे में संसाधन के साथ उनका तालमेल चलता था। लेकिन जब स्टेट ऑफ नेचर के बाद स्थिति आई, जब से मेरा तेरा की भावना आई, लोग अपनी भौतिक सुविधाओं को पर ज्यादा फोकस करने लगे, निजी प्रोग्रेस, निजी संपत्ति जैसे कॉन्सेप्ट आए। ऐसे ही इसी को विश्व स्तर पर लोगों में एक दूसरे देश पर संप्रभुता करने की मांग बढ़ी। तो इसी के कारण दो विश्व युद्ध हुए। तो पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1944 तक, 1939 से 1944 तक। तो हमारे विश्व में एक मांग बढ़ी कि हमें कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध को रोकना है, क्योंकि ये क्लियर सिद्ध हो गया था कि जो दो विश्व युद्ध हुए हैं उसका परिणाम भले किसी देश के पक्ष में रहा हो, लेकिन वह सभी के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में हमें किसी भी तरह से तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकना है और विश्व में शांति की स्थापना करना है। और जो हमारे संसाधन जिन देशों के पास ज्यादा हैं उनका एक समावेशी तरह से उनका वितरण करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। लेकिन जैसे कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है तो उसका एक इतिहास होता है। तो हम वही समझने की प्रयास करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की का स्थापना करने का विचार कैसे आया। तो सबसे पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, तो इसके बाद हमारे राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन जी ने 14 सूत्रीय मांगे रखी, जिनको शांति सूत्र के आधार पर जाना जाता है। तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, जिसकी 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध को रोकना, क्या करना, दूसरे विश्व युद्ध को रोकना। लेकिन जब 1939 से 1944 के बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, तो ऐसे में यह सिद्ध हो गया था कि लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी वह अपना कार्य नहीं कर पाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कयास लगाए जाने लगे। तो संयुक्त राष्ट्र जो शब्द दिया था वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था 1942 में। उस समय अगर आप कोई भी घटनाक्रम उठाकर देखेंगे तो आपको 3 महाशक्तियां देखेंगी, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, क्योंकि इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पूरे विश्व की व्यवस्था चल रही थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट जी ने 1942 में संयुक्त राष्ट्र का नाम दिया। अब हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स की बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन काम कैसे करता है। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसमें 193 जो सभी देश हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और जो इसमें सभी को एक देश को एक वोट का अधिकार होता है, और जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक सर्वसहमति के आधार पर लिए जाते हैं। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, में इसकी बाद में बात करूंगी। तीसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। जब दो देशों के बीच विवाद होते हैं तो ऐसे में एक कोई निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए जो उन विवादों का निष्पक्ष तरीके से समाधान निकाल सके और जिस पे सभी देशों की विश्वसनीयता हो। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था कि शांति की स्थापना करना। तो ऐसे में ये सुनिश्चित किया गया कि इसकी ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसी संस्था होगी जो देशों के जो आपराधिक या जो विवाद होंगे उनका समाधान करेगी एक निष्पक्ष तरीके से। तो ऐसे में इसके जो है 15 जज होते हैं। इसका हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में है। लेकिन किसी भी निर्णय को लेने के लिए या सुनवाई करने के लिए 9 जजों का एक कोरम होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में क्या कोई भारतीय व्यक्ति पहुंचा है। तो अभी तक 4 भारतीय व्यक्ति पहुंचे हैं और अभी वर्तमान में दलबीर सिंह भंडारी जी हैं, जिनका कार्यकाल 2 बार तक हो चुका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अध्यक्षता भी की है। और दलबीर सिंह भंडारी एक सदस्य है, मतलब 15 मेंबर का जो 15 जज हैं उसके एक जज हैं। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र सिंह एक पहले भारतीय थे जिन्होंने वहाँ की अध्यक्षता की। तो ये हमारे भारत का गौरव है। इसके बाद है इकोसॉक। इकोसॉक क्या है कि ये आर्थिक व सामाजिक परिषद है। जैसे
सामाजिक परिषद है, जैसे कि किसी देश के पास संसाधन ज़्यादा हैं, कई देश जैसे अमेरिका, जैसे रूस, जैसे ब्रिटेन जैसे देश विकसित हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके पास चीज़ें ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इनके पास एक तरीका है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन वही अगर हम देखें अफ्रीकी, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर पिछड़ापन है, क्योंकि वो एक तो लेट आज़ाद हुए। तो ऐसे में जो इको शॉक है वो जो आर्थिक जो रिसोर्स है उनका उचित बंटवारा करता है और ये प्रयास करता है कि सोशल रूप से एक समाज में समानता आ सके। और इसमें 54 मेंबर होते हैं और जो मेंबर्स का कार्यकाल है वो 3 साल का होता है और अध्यक्ष 1 साल के लिए होता है। इसके बाद है सेक्रेटरीट जो संयुक्त राष्ट्र है उसके सारे प्रशासनिक कार्य सचिवालय में होते हैं। इसके बाद है ट्रस्टीशिप, न्याय परिषद। जब 2 विश्व युद्ध हुए तो 2 विश्व युद्ध के परिणाम आने के बाद कुछ देशों के बीच विवाद चलता रहा कि ये टेरिटरी हमारी है, इसने कब्जा कर लिया। तो इन सब के एक उचित समाधान करने के लिए ट्रस्टीशिप को बनाया गया था, लेकिन एट प्रेजेंट आज के टाइम ये बॉडी इनरिलेवेंट है। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 जो हैं अस्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य निश्चित हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। इसके बाद जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, प्रयास किया जाता है कि इससे सभी कॉन्टिनेंट से एक समान प्रतिनिधित्व आ सके जो कि स्थायी सदस्य में शामिल नहीं है। तो ऐसे में हर 2 साल के बाद ये अस्थायी मेंबर चेंज होते रहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि जो इसके सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी मेंबर हैं इनको वीटो पावर दी गई है। तो जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर एक बात क्लियर है कि सभी डिसीजन सबकी सहमति से लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्थायी मेंबर किसी भी निर्णय पर वीटो पावर का यूज कर देता है तो फिर वह निर्णय इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वीटो का अर्थ होता है मैं अस्वीकार करता हूं। तो ये हमने 5 देशों को विशेष पावर दे के रखी है। तो ऐसे में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो एक तरह से बाधा बन जाती है, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से इन 5 महाशक्तियों का ही विश्व के समस्त देशों पर जो भी विवाद होते हैं उसमें एक रोल रहता है। तो ये अपने खिलाफ वीटो का यूज कर लेते हैं। ऐसे में वो यूनाइटेड नेशन का जो जिस उद्देश्य से स्थापना की गई थी वो कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन वही अगर अब हम देखें भारत के दृष्टिकोण से, तो भारत इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है विश्व की। दूसरी चीज़ है इंडिया अभी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनने जा रहा है। अभी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ऐसे में ये दुर्भाग्य है कि भारत यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी मेंबर नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में ऐसे मेंबर जो विश्व की बॉडी है, तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि उसके जो सारे मेंबर्स हैं वो विश्व को रिप्रेजेंट करें। लेकिन आप जहाँ इंडिया जैसे देश में आप विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आती है और उसका स्थायी सदस्य में मेंबर ना होना, ये शो करता है कि ये विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है या सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ऐसे में भारत प्रयास करता है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव जो हमारी विरासत रही है उन मूल्यों पर भरोसा करता है और भारत में एक ऐसी क्षमता है जो विश्व का नेतृत्व कर सकता है। तो इसी कारण से भारत इसको प्रयास कर रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बनाया जाए। लेकिन हमारा मित्र जो है रूस, जिसके साथ हमारी 1971 में संधि साइन हुई थी, तो तब से रूस एक प्रयास कर रहा है कि भारत इसका मेंबर बने। लेकिन हमारा पड़ोसी देश चाइना, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी जो देश होते हैं वो कभी मित्र नहीं हो सकते हैं। तो चाइना इनडायरेक्ट रूप से और डायरेक्ट रूप से हमेशा से भारत का विरोध करता है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बन पाए। इससे चाइना की जो है पावर कम होगी। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है कि भारत को अपने विकास पे ध्यान देना होगा, ताकि क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा मार्केट है, भारत की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और अभी एट प्रेजेंट हमारा जो भारत है वो तीसरे नंबर पे विश्व की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो ऐसे में सिर्फ ये शो नहीं करता कि आप सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर है तभी आपका एक नेतृत्व लीडरशिप कर सकते हैं, लेकिन भारत इनडायरेक्ट रूप से भी जब विकसित देश बन जाएगा तो भारत जो आर्थिक रूप से डेवलप कंट्री नहीं है, जैसे अफ्रीका जैसे देश है, तो इन देशों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश है उनकी मदद करके भारत स्वाभाविक तौर से अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है और विश्व
में एक नेतृत्व के रूप में उभर कर आ सकता है और भारत इसी दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। थैंक यू।